कैलकुलस जो कि आप लोग यूज करते हो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसको किसने लिखा, किसने बनाया इसको, ये मैथ्स कौन डिस्कवरी किया? तो कैलकुलस की खोज जो की थी वो की थी न्यूटन ने। हाँ, न्यूटन फिजिक्स में घुसे ही हुए हैं, मैथ्स में भी चले आए देखो, ठीक है। तो कैलकुलस की डिस्कवरी की या कैलकुलस को आप कहीं बनाया, ठीक है, न्यूटन ने। और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट और जिनका नाम था लेबनीज, उन्होंने भी कैलकुलस को अपने स्तर पर बनाया था, ठीक है। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, एक है अवकलन और एक है समाकलन, ठीक है। कैलकुलस दो पार्ट में, अवकलन और समाकलन, ठीक। कैलकुलस को हम हिंदी में कहते हैं कलन। इसके दो पार्ट है, अवकलन समाकलन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोई पूछे अवकलन क्या है तो कहा जाता है समाकलन का रिवर्स है। समाकलन क्या है? वो अवकलन का रिवर्स है, ठीक है। अगर किसी राशि का आप अवकलन करते हैं और जो प्राप्त होता है उसका समाकलन करते हैं तो वापस से आपको पहली राशि मिल जाती है। आपको सब क्या बोले कुछ समझ नहीं आया, समझाते हैं थोड़ा सा और एक मिनट थोड़ा और हिस्ट्री में जाते हैं। तो अवकलन का जो डिस्कवरी, जो अवकलन का जो नजरिया था वो डेवलप किया न्यूटन। न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया किसी राशि की परिवर्तन के दर के रूप में प्रदर्शित किया, किसी राशि की परिवर्तन की दर के रूप में, परिवर्तन की दर के रूप में, है ना। जबकि लेबनीज ने, जो आप समाकलन का वो पढ़ोगे, एप्लीकेशन पढ़ोगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, 12th में जो बच्चे मैथ्स लेके वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे बायो के हैं वो केवल बेसिक बातें जानेंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी हमको उतना मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरा मैथ्स वाला मैं अवकलन समाकलन नहीं पढ़ाऊंगा ढेर सारा, लेकिन ये है कि आपको वो सारी चीज जानने को मिलेंगी जो आपको मैथ्स में डिस्कस नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स में इसको मैथ्स से पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अलग से बहुत चीज जानने को सुनेगी, ठीक है। तो न्यूटन ने इसको किसी राशि की परिवर्तन की दर के रूप में प्रदर्शित किया, ठीक। और न्यूटन ने इस तरह से सिंबल यूज किया अवकलन के लिए, जो कि अब नहीं चलन में है, लेकिन अवकलन, लेकिन बहुत हद तक जो श्रेय दिया जाता है, जो लोग जानते हैं कैलकुलस किसने बनाई तो न्यूटन ने बनाई, लेकिन नहीं, कैलकुलस को न्यूटन लेबनीज दोनों ने अपने अपने तरीके से बनाया। एक ही चीज दोनों ने डेवलप की साइमल्टेनियसली, एक साथ डेवलप की। वो कह रहे हैं मेरी मैथ कर, मैं बात पता चला दोनों को एक ही चीज बता रहे हैं, एक इधर से सोच रहा है, एक उधर से सोच रहा है ना। इधर से एक इधर खड़ा होकर देख रहा है और एक इधर खड़ा होकर देख रहा है। ये कह रहा है 9 लिखा है, ये कह रहा है 6 लिखा है, वही वाला सीन है, ठीक है। दोनों आपस में भिड़ रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, बता दोनों एक ही बात तो बता रहे हैं, ठीक है। और लेबनीज ने इसको अपने तरीके से पूरा डिफाइन किया। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हो, जो कि बहुत लंबी है, तो मैंने एक वीडियो बनाकर रखी जिसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है कैलकुलस, है ना। पूरा अप्रोच बताया है कि न्यूटन ने कैसे डेवलप किया, क्या सोचा, और लेबनीज ने क्या सोचा, किस सोच के साथ आगे बढ़े, और क्या न्यूटन ने वाकई पहली बार कैलकुलस बनाया कि गैलीलियो ने इसकी नींव ऑलरेडी रख दी थी, है ना। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है, बहुत डिटेल में रिसर्च मैंने वीडियो बनाई थी। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां पर आते हैं, ठीक। तो अवकलन का उल्टा क्या है? समाकलन, ठीक। अवकलन करने से पहले हम ये जानेंगे कि हम अवकलन करते क्यों। अच्छा, मैथ्स कठिन क्यों लगती है कैलकुलस वगैरह बच्चों को जैसे आते हैं, उनको ना रीजन नहीं पता होता है हम क्यों करते हैं अवकलन, क्यों करते हैं समाकलन, क्या है ये, कहां से आ गया, है ना। 2+2 क्यों पढ़ा हमने, हम जानते हैं, क्योंकि सब्जी लेने जाते हैं तो उसका यूज होता है। लेकिन x का अवकलन क्यों पढ़ा हमने, ये हम नहीं जानते, क्यों, हमें पता ही नहीं कहां यूज करें, क्यों। जरूरत, देखो जब भी कोई चीज की डिस्कवरी होती है मतलब वहां पर कुछ जरूरत नहीं होती, है ना। तो अगर हम ये जरूरत समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कैसे ये अवकलन चीज क्या है और क्यों पढ़ते, ठीक। जरूरत क्या है इसकी, मैं छोटे छोटे फलन की बात, फलन की राशियों की बात करता हूं। आप जानते हो 2 प्रकार की राशियां होती है, ठीक है। एक होती है चर, तुमको अक्सर बचपन में पढ़े, एक होती है अचर। देखो वही बचपन से कैलकुलस निकल के आया, देखना अभी तुमको दिखेगा। एक होती चर जो परिवर्तित होती रहती है, एक होती अचर जो परिवर्तित नहीं होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 जो भी नंबर लिखा है तो इसका मतलब यही होगा। लेकिन अगर किसी ने XYZ लिख दिया तो X का मतलब कुछ भी हो सकता है, Y का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई भी मीनिंग हो सकता है, ठीक, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। लेकिन ये 2 तो चाहे अमेरिका में इंडिया में कहीं लिखा है 2 ही होगा। X का मान एक ही सवाल में बार बार बदलता रहता है, अलग सवाल में अलग रहता ही रहता है ना।
तो ये चर है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, और ये चर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वेच्छ और एक होते हैं आज। देखो मैं आपको ना दैनिक जीवन से जोड़ करके कैलकुलस पढ़ाऊंगा कि कैलकुलस कहां घुसी तुम्हारी लाइफ, अभी तुमको दिखाता हूं, ठीक है। एक होते हैं स्वेच्छ चर, दूसरे होते हैं आश्रित चर। अब सवाल ये सर स्वेच्छ चर क्या होते हैं, है ना सर, ये स्वेच्छ चर क्या होते हैं? तो स्वेच्छ चर ऐसे चर होते हैं जो अपनी मर्जी से बदलते हैं, और आश्रित चर ऐसे चर होते हैं जो स्वेच्छ चर पर डिपेंड करते हैं। एक बहुत बेसिक सा समय है ना, दुनिया में सबसे बड़ा स्वेच्छ चर का एग्जांपल समय। बोलो समय किसी के हिसाब से बदलेगा, तुम पढ़ोगे तब भी समय बीत जाएगा, एक साल पूरा बीत जाए तुमको पता नहीं चले कब बीत गया। तुम पूरे साल टहलोगे, चौराहे पे जाके बैठोगे तब भी वो एक साल बीत जाएगा, है ना। तुम खेलोगे कूदोगे, तुम कुछ भी करोगे, वो समय बीतता रहेगा। वो स्वेच्छ है, अपनी मर्जी से बदलता है, उस पे किसी का बस नहीं चलता है, अपनी मर्जी से काम करता हो, है ना। तो समय एक स्वेच्छ चर का एग्जाम्पल है और वो अपने हिसाब से परिवर्तित होता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल टेम्परेचर, है ना। तापमान की बात करें, सुबह सुबह उठते हैं तो ठंड लगती है, इस समय जो मौसम चल रहा है कंबल वंबल तान के सोते हैं, दोपहर आते आते पंखा चलाना पड़ता है ना, इतनी गर्मी आ जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है, किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा, और जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। यानी कि हमारे पास दो चर हैं, एक समय जो अपनी मर्जी से बदलता है, और एक टेम्परेचर जो समय के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई व्यक्ति चलना शुरू किया तो वो कितनी जल्दी पहुंचेगा किसी जगह पे, वो भी दो बातों पे डिपेंड करती है, दूरी कितनी है और उसको समय कितना लग रहा है। अगर उसकी चाल को हम नियत मान लें कि वो मैक्सिमम स्पीड दौड़ रहा है, वो नियत, तो अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, दूरी को घटाएंगे समय कम लगेगा। तो यहां पर दूरी मान लो अपनी मर्जी बढ़ा घटा सकते हैं, मान लो अब जाए कर सकते हैं, तो दूरी स्वेच्छ चर हो गई। हमने उसको कहा तुमको 50 दौड़ना या 100 दौड़ना, 150 दौड़ना है, दूरी हमने अपनी मर्जी बदल दी। तो जैसे जैसे हम दूरी को घटाए बढ़ाए वैसे समय भी घटे बढ़ेगा। 50 दौड़ने में कम समय लगेगा, 150 दौड़ने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो दूरी स्वेच्छ चर हो गई और समय आश्रित चर हो गया। यहाँ आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल ढूंढिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके हिसाब से स्वेच्छ चर कौन है और आश्रित चर कौन, ठीक है, बताइएगा जरूर, ठीक। इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स। तो स्वेच्छ चर और आश्रित चर, अब इन्हीं दोनों की जब मैं रिलेशन की बात करूं तो मैं 2 महीने की बात करता हूं। एक मैं बात करता हूं जून का महीना, और एक मैं बात करता हूं नवंबर का, सॉरी नवंबर कह रहा हूं, दिसंबर का महीना, है ना। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है, ठीक। और सुबह उठो तो टेम्परेचर 6 डिग्री, दिसंबर कहां लिख रहा हूं, 6 डिग्री, और 12 बजते बजते बहुत ज्यादा बढ़ के हो गए तो 11 डिग्री हो गया, है ना। टेम्परेचर बढ़ता है भाई, तो स्वेच्छ चर समय हो गया, सुबह 6 बजे फिर उसके बाद 12 बजे, और आश्रित चर टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बदल रहा है। वही अगर मैं जून के महीने की बात करूं तो सुबह सुबह उठेंगे तो हो सकता है टेम्परेचर आपका हो 20 डिग्री, और 12 बजते बजते टेम्परेचर पहुंच जाता है 43 डिग्री, है ना। सोचो यहां पे केवल 5 डिग्री का चेंज आया, यहां पे पूरे 23 डिग्री का चेंज आया। मतलब हम ये कहेंगे कि समय के साथ ताप यहां बदल रहा है और समय के साथ ताप यहां भी बदल रहा है ना। तो इसको मैथ्स में हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो ताप है ना, टेम्परेचर, जो तापमान है टेम्परेचर, वो फलन है, तो दोनों टी से होता है, तो मैं ताप को थीटा से लिख लेता हूं। जो ताप है थीटा, वो समय टी का फलन है। ये मैथ में लिखने का तरीका होता है। जो बात मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना,
कि समय बदलने के साथ साथ टेम्परेचर बदल रहा है। ठीक है, इसी बात को मैथ में कैसे लिखते हैं कि समय बदलेंगे तो टेम्परेचर बदलेगा, मतलब समय के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्वेच्छ चर और ये हो गया आपका आश्रित चर, है ना, दोनों में बदल रहा है। तो इसी जो सरल भाषा में जो हम बात कर रहे हैं, इसी को मैथ में लिखने का तरीका होता है आपका फलन, फंक्शन। बात समझ में आई? ये क्या है? फलन अर्थात फंक्शन। जो साधारण सी भाषा है उसको मैथ में लिख दिया कि समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर थीटा भी बदलेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग इस फलन का, है ना। अब थोड़ी बात और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगर समय बदलने के साथ साथ टेम्परेचर बदलेगा तो यहां देखो धीरे धीरे बदल रहा है और यहां देखो तेज तेज बदल रहा है, जल्दी बदल गया। तो जब एक चीज के सापेक्ष दूसरी चीज बदलती है तो इसको बोलते हैं बदलने की दर, है ना। हम कहेंगे कि यहां समय के साथ टेम्परेचर ज्यादा तेज बदल रहा है और यहां समय के साथ टेम्परेचर धीरे धीरे बदल रहा है। तो समय के साथ टेम्परेचर बदल रहा है तो इसको मैथ में बोलते हैं बदलने की दर, है ना। और यही बात न्यूटन ने कही कि अगर थीटा टी के साथ बदल रहा है तो हम कहते हैं कि डी थीटा बाई डी टी जो है इसको हम बोले, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे समय के सापेक्ष थीटा के यानी कि ताप के बदलने की दर। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि ताप समय पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से बदलेगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी सही बोल रहा हूं, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे लिखते हैं। फिर बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है? धीरे बदल रहा है, तेज बदल रहा है, तो इस एक नई चीज को हम डिफाइन करते हैं डी थीटा बाई डी टी। इसको पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो ताप है, थीटा है, वो समय टी के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब अगर ज्यादा बदल रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पर जो डी थीटा बाई डी टी होगा वो अधिक होगा और यहां पर जो डी थीटा बाई डी टी होगा वो कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। इसको बोलते हैं दर, बदलने की दर। न्यूटन ने यही कहा था कि अवकलज क्या है, इसको अवकलज बोलते हैं। अवकलन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अवकलज ज्ञात करते हैं, है ना। तो न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई चर दूसरे चर के हिसाब से बदल रहा है तो हम कहेंगे कि इसके सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर। ऊपर वाला क्या है? वो आश्रित चर है, नीचे वाला स्वेच्छ चर। हम कहेंगे कि समय के सापेक्ष टेम्परेचर के परिवर्तन की दर। ऐसी चाल की परिभाषा क्या होती है? हम कहते हैं ds बाई डी टी चाल है, मतलब समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर, चाल हो गया, है ना। dv बाई डी टी हम वो क्या बोलते हैं? समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण हो जाता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अवकलज क्या होता है? ये परिवर्तन की दर होती है, एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि के परिवर्तन की दर होती है ना। अगर इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं, मैथ वाले पढ़ेंगे, टेंजेंट वाला, अप्रोक्सीमेशन वाला, वो सब दूर की बात है, यहां जितना फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो अवकलज क्या है? एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि परिवर्तन। किसके सापेक्ष? स्वेच्छ वाली के। किसके परिवर्तन की दर? आश्रित वाले के परिवर्तन की। ठीक है, तब ये समझ के ना अवकलन हम निकालते क्यों हैं? क्योंकि जो भी हमारे आसपास सब कुछ परिवर्तित हो रहा है ना, ब्रह्मांड पूरा परिवर्तनशील है। जो परिवर्तित नहीं हो रहा है वो मृत है ना। तो परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन पॉजिटिव होना जरूरी। ठीक है, निगेटिव नहीं कि आज जितना आता है कल उसको भूल जाओ। आज जितना आता है कल उससे आपको और बेहतर आना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ये परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है। हर रोज कुछ नया सीखो। ठीक, डेफिनेटली एक साल बाद तुम कहोगे हाँ अब जो है मेरे को स्कोर करना है 90+। एक दिन में नहीं होती सारी चीज, साल भर मेहनत करनी। ठीक है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी नियम को न्यूटन ने कहा कि मैं इसको मैथ में बताऊंगा कि डी थीटा बाई डी टी यानी समय के सापेक्ष थीटा के परिवर्तन की दर। जनरली हम लोग जो आश्रित चर होता है उसको हम लोग y से लिखते हैं जनरली,
और स्वेच्छर को हम एक्स से लिखते हैं। बाकी लिखो कुछ भी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, कुछ भी लिख दो, बस बता भर दो ये स्वेच्छर है या स्वेच्छर। बाकी जनरली आप कहीं तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने कुछ फॉर्मूले बताए अवकलन के, कि अगर कहीं पर, वैसे इसका डेरिवेशन जो है वो मैथ्स की चीज है, लेकिन मैंने इसका एक अलग तरीके से डेरिवेशन बताया है उस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको बहुत डिटेल में घुसना और मजा लेना है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का, वो उस वीडियो को देखे डेफिनेटली। आप कहो भाई क्या ही वीडियो है, नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, गारंटी लेता हूं, गारंटी जिसको बोलते हैं, नहीं मिलेगी, ठीक है। छोटे टुकड़ों में मिलेगी, मैंने पूरा समराइज करके पूरा एक वीडियो बना बनाया। कहां से आया इसका बेसिक आइडिया, न्यूटन दिमाग में कहां से आया, गैलीलियो ने जो बताया था न्यूटन ने उसी को आगे बढ़ा दिया, बोला मेरी मैथ है, बहुत चालू थे न्यूटन। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन जो घात है वो नीचे उतर जाती है और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, फॉर्मूला नंबर 1। इसी फॉर्मूले को यूज करके निकल करके आता है, लेकिन फिर भी आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन, है ना, जो नीचे होता है उसके सापेक्ष होता है, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर आप किसी कांस्टेंट के परिवर्तन की दर निकालोगे तो अपना कॉमन सेंस यूज करो। कोई कांस्टेंट है और उसके परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, कांस्टेंट है उसके परिवर्तन दर निकाल रहे हैं, क्या कांस्टेंट, मान लो तुम्हारे घर की ऊंचाई, तो किस दर से परिवर्तित हो रही है, तुम कहो सर परिवर्तित हो ही नहीं रही है, घर उतना ही बड़ा मेरा बचपन से देख रहा हूं मैं, तो इसके परिवर्तन दर क्या हो जाएगी, इसके परिवर्तन की दर हो जाए, कोई कांस्टेंट है तो हो जाएगी 0, है ना। अगर कोई कांस्टेंट आपके पास है तो इसके परिवर्तन की दर 0 होती है, किसी भी कांस्टेंट के परिवर्तन की दर क्या होती है, 0। कांस्टेंट बोलते किसको है यार, जो बदले ही ना, और जो नहीं बदलेगा उसके परिवर्तन की दर तो 0 होनी, ठीक। तो कांस्टेंट के परिवर्तन दर क्या होती है, 0। फॉर्मूले बहुत ढेर सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितने आपके काम के हैं, ठीक है। नंबर 4, अगर log x का अवकलन कोई करने को कहता है तो log x बेस e का जो अवकलन, कोई नहीं लगा बेस या e लगाए बेस, दोनों सेम चीज है ना। log में यहां लिख देता हूं मैं, log का जो e होता है वो नेचुरल बेस होता है, इसीलिए समटाइम्स इसको ln x भी लिखा हुआ मिलता है। बच्चे कंफ्यूज, ये ln x कौन सी चीज आ गई, है ना। इसको तो क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, क्योंकि लॉग का नेचुरल बेस अगर कुछ नहीं, मतलब अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, सिर्फ लॉग लिखा हुआ है कहीं पे, मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, अगला बेस लिखना भूल जाए मान लो, है ना, केवल लॉग लिख दे तो उसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ ई लगा हुआ, अंडरस्टूड है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल एल मतलब लॉग, एन नेचुरल लॉग, ठीक है। अगर नहीं लगा बेस तो आप ई मान चले, इसके अलावा कुछ भी बेस आप लगा सकते हो लॉग का, वो लॉग की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिलहाल यहां पर अगर मैं बात करूं कि लॉग का नेचुरल बेस है तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं जानना है, जितनी आपकी जरूरत है मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा, ठीक है, जितना आपके फिजिक्स में यूज होगा सिर्फ उतना बताऊं, ठीक। डी डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का अवकलन e की पावर x, है ना। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ साइन x का अवकलन जो है वो होता है cos x, और डी डी एक्स ऑफ cos x का अवकलन जो होता है, ये सब बेटा आपको याद करना है ना। जिसको जानना है कहां से आया, वो मैथ्स में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन है वहां पर आप पढ़ोगे इसको तो ये जान जाओगे, ठीक है। फॉर्मूले बहुत ढेर सारे हैं, लिखने को कम से कम 50 फॉर्मूले लिख दूंगा यहां पे मैं, लेकिन फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज ही नहीं होना है, तो फिर पढ़ना क्यों है, ठीक है। जितना यूज होना है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे, ठीक। जब इससे ज्यादा यूज नहीं, इससे ज्यादा पढ़ना क्यों है, ठीक, नहीं पढ़ना इससे ज्यादा, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। कुछ और फॉर्मूले जैसे कि, अगर इसी में एक चीज और डिस्कस करूं, देखिए ध्यान देखिए, मैंने कहा कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है,
और अवकलन हमेशा आप देखने को मिलेगा आपको कि जो चीज नीचे लिखी हुई है वही फलन में भी लिखी हुई है, जो नीचे लिखी वही फलन में लिखी हुई है, मतलब यही चीज यहां हर जगह आपको मिलेगी। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा ना मिले, डी डी एक्स ऑफ कुछ भी दे दिया, मान लो बी दे दिया, है ना, इसका अवकलन करो क्या होगा, तो दो चीज, या तो बी कांस्टेंट होगा, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, इसके दो आंसर आएंगे, इसका आंसर 0 आएगा अगर बी कांस्टेंट है तो। अगर बी क्या है, अगर बी एक नियत संख्या है, जैसे कभी कभी होता है ना कोई नियत राशि होती है, जैसे ABCD कहीं लिखी, जैसे मान लो कि चल जाओ, जिससे कहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल जी या कैपिटल जी का अवकलन करना पड़ जाए, तो स्मॉल जी कैपिटल जी कांस्टेंट संख्याएं हैं, है ना, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये v कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, v वेरिएबल है, v वेरिएबल बदल रहा है, तो इसका अवकलन लिखेंगे dv बाई dx, ये ध्यान रखें, ठीक, थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, बहुत आसान सी बात है। अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता, पढ़े भी हम लोग, लेकिन अगर v कांस्टेंट नहीं है बल्कि v डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, है ना, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, dv बाई dx, सॉरी dv बाई dx। क्लियर है, ठीक, जरूरत पड़ेगी यूज होगा तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ सर वहां बताए थे, बाकी अभी के लिए मैं आपको कहूं अब भूल जाओ सब, ठीक है, जहां जरूरत आएगी वहां बताएंगे, वहां आप तुरंत हाँ हाँ सर ने बताया था, वहां पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, फिर रट्टा मत मारो, कोई फॉर्मूला रट्टा मत मारो, 2-3 ये याद कर लो, आधी काम हो जाएगी फिजिक्स में। 70% इतना यूज होना, ये 70%, 70 क्या 80 to 85% इतना यूज होना है। 10-15% जगह मिलेगी आपको जहां पर साइन कॉस e की पावर x log x इसका यूज करना पड़ेगा, बाकी 80% में गारंटी लेता हूं केवल इन 3 फॉर्मूले में कवर हो जाएगा, बस इन्हीं 3 फॉर्मूले, ठीक है। बाकी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि नंबर 1 कि अगर मान लो कभी भी किसी एक क्वेश्चन लेकर करता हूं, ठीक है, पहले क्वेश्चन बताता हूं फिर आगे बढ़ते। जैसे मान लो आपसे कहता है कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, ठीक, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, ठीक है, तो आप कहो सर x पर 5 का अवकलन, ये बहुत आसान है सर, इसमें हमें करना क्या है सर कि जो घात है ना, घात सर आपने अभी बताया कि जो घात है उसको नीचे उतारेंगे, ठीक है, और x की पावर n-1 कर देंगे, और क्या था n x की पावर n-1, तो n x की पावर n-1, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5x की पावर 4, यही आपका आंसर है, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी पावर दिया हो। सेकेंड नंबर आपसे कहते हो डी डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 4 क्या होगा, ठीक, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ x की पावर -4 कर दो, अरे घात को ऊपर ले जाओ ना यार, आसान है, सब आसान दुनिया में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सर, अब क्या करेंगे सर, ये n हो गया सर, ये क्या हो गया, n हो गया, तो n x की पावर n-1, तो ये आ जाएगा -4x की पावर -5, और ये बटे में चला जाएगा तो -4/x की पावर 5। कितना आसान है अवकलन, देखो, ठीक है, खुद कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपसे कोई कहे कि बताओ डी डी एक्स ऑफ आप मुझे बताओ कि √x क्या होगा, मान लो कोई कह दे तो √x, ये तो सर आप फॉर्मूला बताए नहीं, अरे सब बताए हैं, तो कुछ नहीं पता है। √x मतलब x की पावर 1/2 क्या आएगा बताओ, ये आएगा सर dx x की पावर 1/2, कितना आसान है ना। रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है, घात 1/2 हो गया। अब ये आपका n ही तो है ना, ये n ही तो है ना, तो क्या आएगा बताओ, n बाहर आ गया, x की पावर n-1, तो ये आ गया आपका 1/2,
x की पावर आधा में से एक गए तो आधा बचेगा, और माइनस का, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है ना, मतलब ये माइंड छोटे भाग रहा है ना हम लोग, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और नीचे आ जाएगा तो 1/2x की पावर 1/2, यानी कि 1/2√x भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लोगे, कि इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, जरूरत पड़ती कोई कि √x का अवकलन 1/2√x होता है ना। तो सीधा कोई भी अवकलन आए आप लोग कर सकते हो, है ना। अब कुछ चीजें होती जहां पे हमको थोड़ा सा हल्का सा घूमना पड़ता है, तो थोड़ा वो चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1, पहली चीज, अगर कभी फलन के साथ, जैसे मान लो कहीं दे दिया कि y बराबर 2 sin x है, सर ये आगे 2 आ गया, कैसे करेंगे? तो बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। करना क्या है, आप dy/dx निकालोगे, बोलो आप dy/dx निकालोगे, तो आपको सर अच्छा देखने में ये ऐसी चीज है, देखो ध्यान सुनो मेरी बात को, ऐसा होता नहीं है, बट आप समझ सकते हो दोनों पक्षों में dy/dx से गुणा कर दिए, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में ना, लेकिन ये करते नहीं बिल्कुल, है ना। ये मत सोचना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो d से d कट ही जाता हर बार ना, ठीक है। तो ऐसा गुणा नहीं किया dy/dx से, ठीक। ऐसा इसको बोलते हैं ऑपरेट कर। जैसे मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत से टीचर्स को मैंने देखा, अभी भी देखा हूं, कर देते हैं वो, जिसे करते हैं कि sin x बराबर कहीं पे आ गया अगर 1/2, तो अगले स्टेप में ये हाई स्कूल तो बहुत करते हैं, तो लिखेंगे sin 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, ठीक। फिर कहोगे सर साइन से साइन काट देते हैं तो x बराबर आ गया 30 डिग्री। नहीं कियो, सही से ही बताना, सही से ही बताना, कियो कि नहीं कियो, ठीक है। गलत तरीका है बेटा, ये चीज नहीं की जाती, ठीक, क्योंकि साइन एक फलन है। फलन क्या, साइन ये बताता है जब x बदलेगा ना तो मैं y को कैसे बदलूंगा, ठीक। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ इसका ऐसा होता है साइन x, तो अगर आप इधर बढ़ते हो तो x बदल रहा है, x बदल रहा है। जब x तो सीधे एक लाइन बदल रहा है, लेकिन y ऐसे लहराते हुए बदल रहा है। क्यों? क्योंकि y बराबर अगर मैं साइन x लिख दे रहा हूं, इस अक्ष पे y, अभी मैं ग्राफ बनाना भी आपको सिखाऊंगा, शायद थोड़ा कम समझ में आए आपको, बट जब ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्या क्या बोल रहे थे सर वहां पे, है ना। अभी कोशिश कर रहा हूं समझाने की मैं। तो y अक्ष पे है और ये x अक्ष पे है, तो x सीधे जा रहा है लेकिन y ऐसे ऐसे लहरा रहा है ना। मतलब x को बदलने से y का मान कैसे बदलेगा ये डिसाइड करने वाला साइन है ना। अगर यहीं पर साइन की जगह cos लिखा होता, कहीं y बराबर cos लिखा होता, तो x के बदलने पे y ऐसे बदल रहा होता। तो सर एक जैसा लग रहा है, एक जैसा नहीं है, ये यहां 0 स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। अगर यहीं पे y बराबर e की पावर x लिखा होता, है ना, तो ऐसे बदल रहा होता, ठीक। तो ये ग्राफ कैसे बदलेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कि x के साथ फलन कौन सा लगा हुआ है ना, इसलिए इसको फलन बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि फल क्या मिलने वाला है ना, फल क्या मिलने वाला है। x का मान रखोगे तो फल क्या मिलने वाला है, इसलिए इसको फलन बोलते हैं, ठीक है। तो फलन ही डिसाइड करता है कि क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पे y = 2 sin x है, मतलब sin x का दुगुना कर दिया हमने। अब फिर इसका अवकलन करो, ठीक है। तो आपने क्या, दोनों तरफ आपने dy/dx ऑपरेट कर दिया। dy/dx एक ऑपरेटर है, तो कभी ऐसे काट मत देना इसको। dy/dx कैंसिल हो गया, y = 2 sin x है ना। साइन कॉस सब फलन है, तो कभी इसको काट मत देना दोनों साइड। sin x बराबर sin 30 तो x बराबर 30, काट के नहीं लिखना है, तो गलत तरीका लिखने का। अगर अब तक लिखने आए आप लोग तो मत लिखा करिए, आप बड़े हो गए आप लोग ना, बड़े हो गए, हाई स्कूल में नहीं है अभी आप लोग, ठीक, बड़े हो रहे हैं, ठीक है। वही हो गया आपका। अब कभी भी फलन के साथ जब कोई कांस्टेंट गुणे में हो तो कुछ नहीं करते, सिंपली उस कांस्टेंट को ऑपरेटर के बाहर लिख लेते, और ये हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन, है ना। और साइन x का अवकलन लोगों ने अभी पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है साइन x का, सर अभी पढ़ा हम लोगों ने, सर साइन x का सर cos x होता है सर। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। यहां पे आप क्या लिख दोगे, साइन x का अवकलन लिख दोगे cos x, और 2 ऐसे ही लिखा रह जाएगा,
है ना। इससे आसान कुछ है क्या बताओ? कुछ नहीं है। तो अगर गुणे में कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या करना है, सिंपली उसको बाहर कर लेना। भाग में भी कोई संख्या, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भाग में भी अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, y बराबर log x बाई 2 लिखा है मान लो, है ना, कह रहा dy बाई dx निकालो, तो कोई टेंशन नहीं है, डी dx दोनों साइड ऑपरेट कर दो। log x बेस dy बाई dx क्या है, dy बाई dx क्या है भाई, y, ये एक फलन लिखा हुआ है, तो मैं इस फलन में y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर लिख रहा हूं, तो dy बाई dx हो गया वो। ठीक है, तो dy बाई dx यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, आप यहां पे लिखेंगे 1/2 बाहर कर लेंगे और d बाई dx ऑफ log x कर देंगे। अब log x का अवकलन आप जानते हो 1/2 1/x होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो आंसर आपका फाइनल आंसर आएगा 1/2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो कभी भी गुणे में या भाग में कोई संख्या, अगर संख्या है ना, दोनों में x, यहां x होता तो माजरा कुछ और हो जाता, वो एक सिंपली कांस्टेंट एक संख्या होनी चाहिए, तो उसको हम बाहर निकालें, है ना। और अगर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, जैसे मैं आपको ना एग्जांपल से ही बताते जा रहा हूं, अलग से लिखें थ्योरी क्या मतलब है। जैसे y बराबर आपसे कह दिया कि x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करो, तो बीच में प्लस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो है वैसे ही, लेकिन ये वो है नहीं। ठीक है, कि दोनों तरफ जैसे डी बाई डी एक्स गुणा करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, दोनों साइड डी डी एक्स ऑपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो आपको अक्सर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको डी वाई बाई डी एक्स हम बोलते हैं क्योंकि बोलने में आसान पड़ता है। इसको जो पढ़ने कुछ बच्चे कमेंट करते हैं बाद में कि सर आप गलत पढ़ रहे हैं, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है, वो बिल्कुल सही है। इसको डी डी एक्स ऑफ वाई क्या पढ़ा था, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब वाई का डी डी एक्स किसका कर रहे हैं, ऑफ वाई, वाई का डी डी एक्स कर रहे हैं, मतलब वाई का अवकलन कर रहे हैं, हिंदी में बात करते हैं, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब वाई का अवकलन। ठीक है, तो सरल लगता है बोलने में, इसलिए डिवाइड एक्स बोल दिया था, लेकिन पढ़ा डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपका, अंदर इसे गुणा करते हैं, ठीक वैसे, हालांकि गुणा करना नहीं है, ये ऑपरेट करना है, बार बार बोल रहा हूं, क्यों, गलत नहीं पढ़ना, गुणा नहीं कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, बट है वैसे ही, तो आपको समझने में आसान होगा, है ना। अंदर भेजो, तो डी डी एक्स ऑफ, इतनी अलजेब्रा सबको आती होगी, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। आपका सर ये तो खत्म हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का हम जानते हैं 1 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का n, एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है सर, बहुत आसान है सर, मजा आ रही है, क्यों भाई, मजा आ रही है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1। ठीक, आगे चलें, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, तो बीच में प्लस है चाहे बीच में माइनस हो, एक सवाल और कर लेते हैं। अगर आपको दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस से दैट log x, है ना, तो क्या करेंगे आप, आपको अक्सर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या लिखेंगे आप लोग, दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ log x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, अभी की इसलिए याद है मुझे, है ना, और माइनस log x का क्या होता है 1/x होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको बढ़िया समझ में आ रहा हो, मजा आ रही होगी समझने में। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। ठीक, तो अगर बीच में प्लस लगा है या बीच में माइनस लगा है तो सिंपल ऐसे कर लेते हैं। अगर सर बीच में गुणा लगा है तो कोई गुणा करने कह दे, तो आपसे कोई कह दे कि सर गुणा कर दो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू log x कर दो, सर कितना आएगा ये, तो यहां देखो दो फलनों का गुणा है, एक x है और एक log x है, और अगर दो फलनों को गुणा किया जा रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, तो टेक्निकल टर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ, एक फलन मान लो एफ एक्स है और गुणे दूसरा फलन मान लो जी एक्स, है ना, दो फलन अपने पास है, एक एफ एक्स और दूसरा जी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले एक फलन को कांस्टेंट की तरह रख लेते हैं बाहर और दूसरे का अवकलन कर देते हैं,
सिंपल है, जैसे कांस्टेंट होता था उसको हम बाहर लिख लेते थे ना, तो इसको तरीका एक्चुअली ये होता ही है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फलन को ना कांस्टेंट मान के काम करते हैं कि एक फलन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट हो गया और दूसरे का अवकलन कर दिया हमने, फिर प्लस लगाते हैं बीच में, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं gx और पहले का अवकलन कर देते हैं ddx ऑफ x। तो कितना आसान है, नहीं है? क्यों भाई? एक को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन कर दो, फिर दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलन कर दो, कितना सिंपल है। यहां पे करेंगे सेम ऐसी, अगर ddx ऑफ इतना आपको कोई करने को कह दिया तो यहां पे एक फलन ही हो गया, एक फलन ही हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखे, ddx ऑफ किसका कर देंगे, log x कर देंगे, है ना। फिर दूसरे को बाहर रखेंगे, अर्थात फिर दूसरे को बाहर रख देंगे, ठीक है, प्लस दूसरा यानी कि log x और पहले यानी x का अवकलन कर देंगे, तो ddx ऑफ, ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। x इंटू लॉग एक्स का अवकलन सर 1/x होता है, बढ़िया, प्लस log x और x का अवकलन 1 होता है। सर यहां ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस log x आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस log x। है आसान? बताना जरूर, बहुत मार मारेंगे, है ना। कितना आसान है बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इससे आसान, ठीक है। तो 1 प्लस log x बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक को कांस्टेंट रखें, दूसरे का अवकलन, दूसरे कांस्टेंट रखें, पहले का अवकलन, ठीक है। यही प्रोसीजर हमें करना है, ठीक है। आपको कोई भी दो फलन दे सकता है, यहां मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x log x, कुछ भी दे सकता, मान लो आपसे कह दिया चलो ddx ऑफ sin x बराबर 5 लगा दिया मैंने, sin x इंटू cos x, इसका मान बताओ। दो फलों गुणनफल है, तो हम क्या करेंगे सर, पहले वाले को कांस्टेंट रख लेते हैं। अच्छा कोई क्रम जरूरी नहीं, प्लस में वैसे भी क्रम का क्या ही करना है ना। एक कांस्टेंट दूसरे का अवकलन कर लेंगे, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो पहले चाहे इसको रखो चाहे इसको, फर्क नहीं पड़ता, प्लस दूसरा वाला बाहर लिख लेंगे और पहले वाले का अवकलन कर देंगे, तो ddx ऑफ sin x, सही है। ये हो जाएगा sin x इंटू cos x का क्या होता है सर, माइनस sin x होता है, प्लस cos x और इंटू sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x और प्लस का cos स्क्वायर x। और अगर आप लोगों को याद हो, बचपन में तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। तो ये फॉर्मूला याद है तो भी सही है, नहीं याद तो भी सही है, आप दोनों तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, जो कि बहुत ज्यादा आसान, जो कि बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब इतना पढ़ लेते, एक भाग वाला सूत्र भी होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि ddx ऑफ दो फलनों का भागफल है, fx ऊपर और gx नीचे है, log x अपॉन x, x अपॉन log x, sin x अपॉन x, कुछ भी हो सकता है ना। कोई कहे इसका अवकलन बताओ क्या होगा, ठीक, fx अपॉन gx। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान सूत्र को सुनना है, ठीक है। हर पहले हर होगा, ये याद रखो, इसमें क्रम बदलो, गड़बड़ क्यों माइनस लगा बीच में, गुणे अंश का अवकलन, तो ddx ऑफ fx, ठीक है, माइनस अंश यानी कि fx और ddx ऑफ हर का अवकलन यानी कि gx, ठीक है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे में हर का स्क्वायर, हर का यानी gx का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला आपका। सुनने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान, है ना, बहुत आसान है। देखो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसको, एक क्वेश्चन लगाते हैं, चलो ddx ऑफ आप कह दिया log x अपॉन में x का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे सर, हर 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 महादेव, हर, ठीक, हर x हो गया, गुणे अंश का अवकलन, तो ddx ऑफ log x, ठीक, माइनस अंश यानी कि log x,
गुणे हर का अवकलन, यानी डी डी एक्स ऑफ पूरे के बटे में, पूरे के बटे हर का स्क्वायर यानी कि एक्स का, ठीक, बराबर बरोबर बरोबर एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाता है 1 अपॉन माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1 और पूरे के बटे में, ठीक। यहां एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स बटे में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, देखो इससे सिंपल कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एक अंतिम चीज बता करके अवकलन खत्म हो गया आपका। इतना जानना आपको, देखो यार फिजिक्स के लिए ज्यादा आपको मैं ज्ञान पिला दूं उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। जितना हमारे यूज होना उतना हमको पता होना चाहिए, बात खत्म। और प्रैक्टिस जैसे से करेंगे वैसे वैसे पूरी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और, जिससे मान लो कभी आपको दे दिया कि डी डी एक्स ऑफ साइन 2x का अवकलन बताओ, ध्यान रखिएगा। एक तो फलन में गुणा है 2 का यानी कि 2 sin x, और दूसरा इस चर में गुणा है 2 का, है ना। एक x में 2 का गुणा है, एक sin x में 2 का गुणा है। अगर आपसे कोई कहे इसका अवकलन करो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी किए तो सर 2 को बाहर कर लेंगे, sin x का cos x हो जाएगा। कोई कहे इसका अवकलन करो, जैसे कभी लिखा हुआ है मैंने, तो कैसे करेंगे सर। तो इस स्थिति में एक बात ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा मैं, बहुत आसान समझ लो बस। क्या 2x को मान लो अपने मन में कि ये x है, क्या 2x को मान लो अपने मन में, मान लो कि x है ना। अगर ये x है तो डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है सर, cos x होता है। तो आंसर हो गया cos 2x। उसको x ही मान लो ना, इस पूरे को मान लो t लिखा हुआ है, तो sin t का cos t हो गया। तो पूरा x कुछ भी समझो आप, ठीक है। तो सर sin x का cos x हो गया, बढ़िया सर, सिंपल एकदम। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब आपने जिसको x मान के रखा और वो x नहीं है, क्योंकि वो तो 2x है ना, x x मान के रखा और वो x नहीं है क्योंकि वो 2x है। भावनाओं को समझ रहे होगे ना। तुमने इस पूरे को x माना है मगर ये x नहीं है, ये 2x है ना। आप क्या करोगे, आप उस 2x को फिर से अवकलन कर दोगे इंटू डी डी एक्स ऑफ, बस इतना करना है, काम खत्म। इतना करना है बस। आप क्या करना है पहले कि इसको x समझो, sin x जो भी सूत्र होता है लगा दो, sin x का cos x, बढ़िया से, है ना। फिर जो आप x मान रहे हो x नहीं है उसका फिर से अवकलन कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा cos 2x इंटू, इसमें क्या है 2 बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ x करना पड़ेगा। और डी डी एक्स ऑफ x सारी दुनिया जानती भैया ये 1 होता है, तो आंसर आएगा 2 cos, क्या आ जाएगा 2 cos। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको मान लो, फिर तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपसे कोई कह दे कि बताओ डी डी एक्स ऑफ लॉग ax प्लस बी क्या होगा, तो सर ये तो कठिन है, अपना आसान आसान कर लेते हैं, हमको कठिन कठिन दे देते हैं। नहीं ये भी आसान दे इधर। तो log x का सूत्र जानते हो ना, तो इसको आप पूरे को क्या मानो, x मान लो। तो log x का अवकलन क्या होता है सर 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x ये x है पूरा, है ना। फिर क्या कहा मैंने, इसके बाद सर जो x नहीं था और आपने उसको x समझा था उसको फिर से अवकलन कर दो। तो डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे आप, डी डी एक्स ऑफ, अब क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कर देंगे, सही है। अब आप कहोगे सर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ये हो गया इन, ठीक है, इसको अंदर भेज दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, अभी मैंने आपको बताया प्लस लगाए बीच में, दोनों में ऑपरेट करा दीजिए। फिर मैंने आपको एक बात बताई, एकदम ताजी ताजी बताई, क्या बताई कि अगर कांस्टेंट लगाए, आप कहोगे सर हमको कैसे पता ए कांस्टेंट है, कि अगर अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के अलावा जो कुछ भी लिखा है एबीसीडी सब कांस्टेंट है ना। बस कहीं साथ में मेंशन ना किया हो कि ए एक्स का फलन है, जो कि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां कहीं मेंशन नहीं करे, वो सब मैथ है ना।
तो यहां पे ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का सर जीरो होता है आपने बताया है। ओ हो। इसका मतलब है सर कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा ये, है ना, इंटू ए और एक्स का अवकलन जीरो हो जाएगा और प्लस जीरो खत्म, ओ सब जीरो, एक्स का अवकलन जीरो। सर तोलिए भी नहीं आई है, थोड़ा कम पीछे है। ए इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये ए इंटू 1 ए प्लस जीरो ए बचेगा, तो आंसर आएगा ए बटे में ए एक्स प्लस में। दिस विल बी योर आंसर, ए अपॉन में ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर सही है। इतने क्वेश्चंस, इतने टाइप के आपको सीखने हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ आप लोग अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। नंबर 1 एक्स की पावर 5 बटे 2, नंबर 2 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स, बुद्धि लगाना है बहुत आसान सा। नंबर 3 एक्स प्लस 2 log एक्स, नंबर 4 साइन एक्स बटे में एक्स, नंबर 5 साइन 2x प्लस कॉस 2x, है ना। नंबर 6 सब तो बता दिया मैंने, बस 5 बहुत है, इतने में सब कवर हो जा रहा है ना। इसको अपने से कर लीजिएगा, इतने में आप सब सीख जाओगे, ठीक है, जितनी फिजिक्स के लिए आवश्यकता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और बढ़िया समय से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अंतिम दिन पढ़ने का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस साल बोर्ड का बहुत जानलेवा आया था, जो साल भर नहीं पढ़े हैं अंतिम में देख रहे थे सब नप गए हैं। ठीक है, तो शुरू से पढ़िए मन लगा करके, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं क्लास, तो बाय 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 बाय।